बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नरिंद मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का दरख्शां बाब इसको मुकम्मल हुए 1 साल हो गए। अगर मैं बहुत चंद जुमलों के अंदर इस 1 साल का सफ़र आपके सामने रखूं तो प्लीज़ अलाउ मी टू से दैट कि पाकिस्तान ने, ये वो दिन थे जिसके अंदर पाकिस्तान ने दुनिया की तारीख को री राइट किया था। तो 1 साल के अंदर कम अज़ कम इस खत्ते की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान ने वो री राइट की है। राइजिंग इंडिया टू ड्राउनिंग इंडिया का सफ़र, हिंदुस्तान का एक मार्क का हक, वो चंद दिन जो थे जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने हिंदुस्तान को जवाब दिया था। उसके बाद आज हम पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है, अगर आप इसका थोड़ा सा तकाबली जायज़ा ले लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एक्चुअली मेंट जब मैंने कहा कि हम इस खत्ते की तारीख री राइट कर रहे थे। मेहमानों का तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जावेद मलिक साहब, सफ़ीर हैं हमारे शो का अक्सर हिस्सा रहते हैं। मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। मलिक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा सर, 1 साल के अंदर हम कहाँ से चले कहाँ पे आके खड़े हुए हैं। अगर इसको आई थिंक अगले चंद डेकेड्स भी हम इसी सफ़र को बयान करते रहे तो आई थिंक वो टाइम भी बहुत कम होगा। बिकॉज अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट की, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। 1 साल को अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि समराइज़ कर दे तो इज़ इट पॉसिबल फॉर यू सर? जी साकिब साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और तमाम देखने वालों को इस मार्का हक की एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो एक आम सिटीज़न है, चाहे वो मिलिट्री में है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसके लिए, और मुल्क में रहता है या मुल्क से बाहर रहता है, उसके लिए ये एक मैं समझता हूँ फ़ख्र का मकाम है। पाकिस्तान, जैसे कि आप जानते हैं, हम तो अमन के सफ़ीर के तौर पर अपने आप को दुनिया में पहचान रही है। हम तो खित्ते में भी हम चाहते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ भी हम चाहते हैं, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ भी हम चाहते हैं। लेकिन जब हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की बगैर किसी वजह के, एक झूठे प्रीटेक्स्ट में, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, तो हमारे बहादुर अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया उनको कि पूरी दुनिया ने उसको देखा। उसकी जो तारीफ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, यूरोप हो, दुनिया का हर कोना हो, वहाँ पे हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया में इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रही है। जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि दुनिया की मिलिट्री तारीख में ये एक बिल्कुल ही यूनिक वाक़या है कि एक निस्बतन बड़े दुश्मन ने जब आप पर यलगार की तो पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने उनको किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, किस तरह अपनी एयर सुपीरियोरिटी कायम की, किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजाइज किया, किस तरह से प्रिसिशन अटैकिंग की, किस तरह से जो हमारे मिलिट्री लीडरशिप थी, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, हमारे एयर चीफ सिंधु साहब, और मैं कहूँगा हमारी पाक फौज का, एयरफोर्स का, नेवी का हर जो सोल्जर है, ऑफिसर है, उसने मिलकर, और उसके साथ साथ जो एक टाइटल रखा गया इसके लिए, मैं समझता हूँ, देखिए जंगें तो बैटल ग्राउंड पे होती हैं, लेकिन उससे पहले उसकी स्ट्रेटजी तैयार की जाती है। जो जब स्ट्रेटजी आपकी कामयाब होती है तो आप बैटल ग्राउंड पे भी जो है वो अपनी कामयाबी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके चॉइस ऑफ नेम से लेकर इसकी एग्जीक्यूशन तक, देखिए बनियान अल मरसूस एक ऐसा नाम जो इंस्पायर्ड है कुरान शरीफ से, यानी आप समझ सकते हैं किसी क्या सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ साथ उसका अगर आप लफ्सी माना लें कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार, अ वॉल ऑफ स्टील। अब ये वॉल ऑफ स्टील चाहे हमारे अफवाज हो, हमारी बाउंड्रीज पर, हमारी शाहीन हो, हमारी फजाओं में, या हमारे आप जैसे मीडिया के दोस्त हों, या हम जैसे कोई आम लोग हों, यानी पूरी कौम मिलकर एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनी और उसने दिफा किया अपने अपने अंदाज में, नजरियाती तौर पर, मिलिटरली, मीडिया के महाज पर। मैं समझता हूँ ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से किया। लेकिन एक बहुत अहम चीज साकिब साहब जो मैंने देखा, जो इसका बाई प्रोडक्ट कह सकते हैं या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि मैं कल देख रहा था जनरल जो हमारे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने कहा कि जब दुश्मन ने ये प्लानिंग की, कि उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने की उन्होंने नाकाम कोशिश की, एक मजमून साजिश की। लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल उलट हुआ। जैसे ही उनका हमला हुआ, हमारी पूरी पूरी कौम मुत्तहिद हो गई और हम अपनी फौज के साथ खड़े हो गए, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े मलिक हो साहब, गए, वो कुछ पॉलिटिकल विजुअल्स ना डिफरेंसेस मुझे साइड पे रख आई एम श्योर कि आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, जहां पर हमारे एक सिविलियन, हमारे आर्मी के एक पर्सनल के साथ खड़े होकर ड्रोन को फायर कर रहे थे। सो दोज के। विजुअल्स, वो ना मुझे लगता है कि तारीख में वो विजुअल्स याद रखे जाएंगे और वो बच्चों को पढ़ाया जाएगा इन डेज टू कम कि जब इस तरह की जंग हुई थी तो व्हाट हैपेंड इन दोज डेज। प्रोफेसर साहब, आपकी खिदमत पे चंद सवालात सर।
सर एक साल गुजर गया, एक साल के अंदर हमने क्या अचीव किया? आई थिंक ये तो कोई ढका छुपा है नहीं कि अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद टॉक्स थी उसका एक मुंह बोलता सबूत कि पाकिस्तान किस तरह एलिवेट होकर पूरी दुनिया के सामने आया है। सर यहाँ पे एक सवाल बार बार मेरे जहनों में आता रहा है कि हिंदुस्तान को कई डेकेड्स लगे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हुए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, वो सारा प्रोपोगेंडा वॉश आउट भी हुआ और पाकिस्तान को अल्लाह ने एक अलग से इज्जत भी दी। सर अब ये सफ़र जो स्टार्ट हुआ है अगले चंद सालों में कहाँ पे देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत चाहता क्या है। भारत का गुज़िश्ता अगर हम 70 ईयर्स का जायज़ा लें जी तो वो यही चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा वीक रहे, पाकिस्तान हमेशा इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे और मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने करके पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की कोशिश करता है, चाहे वो काइनेटिक है या नॉन काइनेटिक है। और अभी हाल ही में आपको भी पता है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के ज़रिए भी पाकिस्तान जी को कुछ कराने की कोशिश की है। तो इस दफ़ा जो ऑपरेशन बनाने मरसूस था ना, ये एक स्ट्रेटजिक प्लान था पाकिस्तान का कि हम इस दफ़ा भारत को उसकी सरजमीन के अंदर जाकर उसका कला कमा करेंगे। और जी पाकिस्तान ने, मैं तो कहा भी है और लिखा भी है कि पाकिस्तान ने वन गो में तीन टेक्नोलॉजी तीन टेक्नोलॉजिकल पावर्स को नाकाम कर दिया है। नंबर एक, राफेल गिरा दिए, या फ्रेंच टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। S-400 गिरा दिए, रशियन टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई। फिर जो इजरायली ड्रोन दिए थे उन्होंने वो गिरा दिए। और ये तीनों मुल्क तो गए, मतलब इनकी जो टेक्नोलॉजी की भरमार हुई या इंटरनेशनल स्टेचर हुआ। भारत का खुद क्या हुआ देखिए, उसके अभी तो बहुत सी चीज़ें, अभी एक साल हो गया, खुल के आ गई, सोशल मीडिया में भी आ गई, इंटरनेशनल प्रेस ने भी कह दिया, बल्कि जोकिंगली। तो प्रेसिडेंट ट्रंप हालांकि उनकी किसी बात पे एतबार तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी जोकिंगली हर मौके पे ये कहा है 6-7 सर 6-7। 6-7 से और 12 भारत तक इतना नंबर जिच गया हो है, गया 12 तक नंबर गया है जी उनका। जी, भारत इतना जिच हो गया कि वो मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा। जी और खुद आप देखें कि भारत के अंदर ऑपोजिशन ने, बल्कि उनकी अपनी बीजेपी की पार्टी ने जी उन पे कितना लान तान किया है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी अवाम ने ये साबित कर दिया है कि जब भी हम पे कोई बैरूनी हमला होगा, किसी की तरफ से भी हो, मगरिब से हो, मशरिक से हो, शुमाल से हो, जनूब से हो, हम उसका मिन हैसल कौम भरपूर जवाब देंगे। और इसमें भी जैसे एम्बेसडर जावेद मलिक साहब कह रहे थे कि हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब दुश्मन सामने आएगा तो कोई भी पाकिस्तानी जो है इससे पीछे नहीं हटेगा। अभी आप देखिए, भारत का सारा के सारा बयानिया जो था पाकिस्तान के मतलब हब ऑफ टेररिज्म फलां फलां, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अभी इस वक्त भारत की बात को कोई भी मानने के लिए, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें जो ईरान की जंग ने सबक दिया है कि हम स्ट्रेटजिक पेशेंस दिखाकर भारत को इतना नाकाम कर चुके हैं कि अब भारत इंटरनेशनली इस वक्त मुंह छुपाता फिर रहा है। और जी अल्लाह ने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि हम अमेरिका और वैसे सर ईरान के तमाम दरमियान जो है सवालों का एक अगर सुलह एक का ही मौका भी जवाब दे रखा रहे हैं। जाए, तमाम सवालों का एक बड़ा सादा सा जवाब भी रखा जाए कि ये जो जिन इल्ज़ामात की आप बात कर रहे हैं, और मैंने भी जिक्र किया कि कई डेकेड्स हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा इंडिया। अमेरिका एक सुपर पावर है, हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अगर सुपर पावर का वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में बैठ के मुज़ाकरात करता है तो वो माजी का प्रोपेगेंडा कहाँ पे गया आपको मुझे बताने की या वजाहतें देने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है उसमें आके। इसको तो मतलब बहुत ज़्यादा आप हमें एलाबरेट भी करने की ज़रूरत नहीं अब तो दुनिया के सामने। जी, मेरा ख्याल है खरल साहब, आपको पता है भारत का प्रोपेगेंडा सिवाय शोर के कुछ भी नहीं है, उसको या कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा फॉर्चुनेटली। आप देखिए तो वो वहाँ का जो मीडिया, थोड़ा बहुत मैंने जो मौका मिला मुझे देखने का, वो जी वैन साहब तो आएंगे ही नहीं, वो तो इस्लामाबाद ऐसे ही पहुंचेंगे ही नहीं, ऐसे ही वो तो जनाब इधर उतरेंगे ही नहीं। एयरपोर्ट से अभी वापस देखें बुलवा लिया गया। मैंने भी एक न्यूज़ चैनल उनका देख रहा था, एयरपोर्ट से वापस बुलवा लिया गया उनको, वो जहाज में बैठ रहे थे और वापस बुलवा लिया गया। यहाँ तक रिपोर्ट जी हाँ, करते उन्होंने रहे। बल्कि बल्कि उनका प्रोपेगेंडा ये था कि लाहौर की जो पोर्ट है उसको हमने उस पर यस कब्जा कर लिया। मतलब यस इतना, आप देखें आजकल बच्चे भी जो है ना वो इन चीज़ों को जानते हैं कि कहाँ पे पोर्ट है, कहाँ पे समुंदर है, कहाँ पे खुशकी है, कौन सा। तो मेरा ख्याल है उनका बयानिया, मैं बिल्कुल उसको, तो मेरा ख्याल है ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो इस बिल्कुल काबिल ही नहीं है कि उनका बयानिया को ज़ेर बहस लाया जाए। उन हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरनेशनल मीडिया को देख लीजिए, उनका अपना मीडिया देख लीजिए, वो सारा उनको लान तान कर रहा है। वो मेरा ख्याल जो है इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिकली, जर्नलिस्ट हैं इंडिया में वैसे तो बहुत मिलिटरीली कम और बचे हैं, पॉलिटिकली फेल हो चुके हैं। जो वैसे तो प्रोफेसर बहुत कम
कम बचे हैं इंडिया में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मोदी साहब की जब से गवर्नमेंट है, गोदी मीडिया ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन जो बचे हैं कुछ, वो तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रूटीन में लान तान कर रहे हैं। ज़रा मैं इसके मिलिटरीली एस्पेक्ट्स जो हैं मैं उनसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। कर्नल साहब, ये एक सरप्राइज़ दुनिया के लिए तो हो सकता है, लेकिन एज अ नेशन हम कितने मुत्तहिद हैं, कितने थे, कितने रहेंगे, इसके ऊपर बात करने की भी आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन सर, कोई सरप्राइज़ था आपके लिए जो स्ट्रेटजीज थी पाकिस्तान आर्मी की, बीइंग आर्मी प्रोफेशनल, आपके लिए कोई सरप्राइज़ था इसमें? जी बहुत शुक्रिया मुझे चैनल पे इनवाइट करने के लिए, और एम्बेसडर साहब को और डॉक्टर साहब को जी सलाम। डॉक्टर साहब तो हमारे उस्तादों की तरह हम डॉक्टर साहब से सीखते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन डॉक्टर साहब बहुत इस पे माशाल्लाह दस्तरस रखते हैं। देखिए, मैं अब डॉक्टर साहब के फ़ायदा उठाते हुए इंटरनेशनल रिलेशन की एक थ्योरी है जिसको हम लेवल ऑफ एनालिसिस कहते हैं, जिसमें हम जिसमें इंडिविजुअल्स को देखते हैं। जब हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो हम इंडिविजुअल्स को देखते हैं, ग्रुप को देखते हैं, कंट्री को देखते हैं, और फिर इंटरनेशनल सिस्टम को देखते हैं। अच्छा, अब इस लेवल ऑफ एनालिसिस में जो आपने बात की है, जो भारत है वो मुझे हर लेवल पे ऑल 4 टियर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोसेस, जो कि आपकी पॉलिसी मेकिंग में, जो कि आपकी स्ट्रेटेजिक थॉट में, जो कि आपकी स्ट्रेटेजिक एलीट का जो ऑरा होता है जिसके थ्रू वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जो है वो स्टीयर करता है, मुझे वहाँ पे बहुत स्टैगर करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह देखिए, मैं समझता हूँ जी ये है कि जब आप एक्सट्रीम थॉट्स पे चले जाते हैं, जब आप बहुत एक्सट्रीम राइट विंग पे चले जाते हैं, हाइपर नेशनलिज्म पे चले जाते हैं, फैसिस्ट हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर आप जो उसका जो बेसिस होता है वो आपका ये होता है कि जी मैंने जो फलाना मुल्क है उसको ख़त्म कर देना है, फलानी जो एथनिक माइनॉरिटी है या वो कन्वर्ट करे या वो यहाँ रह नहीं सकती, हमने उनको मार के निकाल देना है। तो जब ये वाली थॉट्स आ जाती हैं, यानी जो सेकुलरिज्म जिसका आप प्रचार करते हैं, जो डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो इंटरनेशनलिज्म, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं ये चीज़ें, तो फिर आपके अंदर से रैशनैलिटी खत्म हो जाती है और फिर आपके अंदर से वो थॉट का प्रोसेस नहीं रहता। फिर आप वो जो अवय शुक्ला कहते हैं कि आप वो जो है वो बफर जोन के साथ साथ ये जो काउ बेल्ट है ये डफर जोन बन जाता है, तो जो बना हुआ है जिसकी वजह से ये डिसीजन सारे आपको नजर आ रहे हैं जिस तरीके से ये हो रहे हैं। अच्छा, आपने ये पूछा कि जी क्या जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया कि क्या इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। देखिए, हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, और अगर मैं उसको बहुत छोटे लेवल पे ले जाऊं, टेक्निकल लेवल पे, एकेडमीज के लेवल पे, कैडेट्स के लेवल पे, तो वहां पे ही उस लेवल पे ये सिखाया जाता है कि ये डेविड और गोलियत की जंग है। आप बहुत छोटे हैं और आपका दुश्मन कम से कम किसी भी फ्रंट पे आप गए तो वो 5 गुना बड़ा होगा। अच्छा, जो मिलिट्री टैक्टिक्स है जी, वो बेसिकली इट्स अ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ a very precise arithmetic, जिसमें रेशोज होती हैं जिनके थ्रू आप ऑपरेशंस प्लान करते हैं। अगर आपने अटैक करना है तो यू हैव टू हैव अ रेशो ऑफ 1:3, यानी दुश्मन का अगर एक कंपनी है तो आप उसको 3 कंपनीज के साथ जाके अटैक करेंगे, तो देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 60-70% दैट यू विल टेक ओवर दैट पोजीशन और आपको कर सकते। सो ये जो पाकिस्तान ने मार्का हक में ये सारी रेशोज, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री, ये जो सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो बॉक्स फॉर्मेशंस वॉरफेयर की और ये सारा कुछ पलट के रख दिया जी। एवरीथिंग वाज चेंज। अच्छा, ये इट वाज नॉट अ सरप्राइज, क्योंकि देखें 65 की वॉर में भी यही इक्वेशन थी। आप इवन पार्टीशन के बाद देख लीजिए तो कोई इक्वेशन थी नहीं, आपकी आर्मी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और उसके बावजूद आपने कश्मीर, नॉर्दर्न एरिया और ये सारा इलाका लिया था। फिर आप सारी वॉर्स देख लीजिए, पाकिस्तान ने वहां पे इस जो सरप्राइज का एलिमेंट है उसको पाकिस्तान ने कायम रखा, एक्सेप्ट द 71 में सोसाइटल वॉर, जो सोसाइटी की वॉर थी जो आप पे वेज की गई थी और आपको सोसाइटी के थ्रू एंगेज किया गया था। अगेन जो कल डीजी ISPR ने भी कहा कि इस दफा भी उनका ये ख्याल था कि अगेन दे आर गोइंग टू टेक ऑन द सोसाइटी, और वो जो फौज और सोसाइटी के दरमियान में दे थॉट के देयर इज अ चिज़्म, और वो इसको फायदा उठा के तो दे कैन extend the gap with their elbows and they'll come over। लेकिन वो सब आपने देखा किस तरीके से, जैसे भी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे, वो सारी की सारी चीजें जो थी वो उनके लिए टॉपसी टर्वी हो गई। तो जी असल में माइंडसेट है, असल में एक थॉट प्रोसेस है, और असल में उनको ये अंदाजा नहीं है कि उनके मुल्क में जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस एग्जिस्ट नहीं करती। उनको जो चीज चाहिए वो बाहर से मंगवाते हैं, जो हमारे साथ था 65 से पहले। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस, उसके साथ
ओवरवेलमिंगली उसके ऊपर RM है, दैट इज रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स और एक्वायरिंग ऑफ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, वो सारे का सारा। अच्छा कल सब राफेल्स की तो जरूरत नहीं है पाकिस्तान को जी, पाकिस्तान को राफेल की जी, पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का अपना एयरक्राफ्ट है जी, पाकिस्तान के पास अपने इक्विपमेंट है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। आप देख लीजिए नेवी को भी, अगर वो उन्होंने मार्का हक में देख लीजिए कि वो बहुत बातें करते थे, नेवी हमेशा से उनका ख्याल था और उन्होंने प्रोपेगेट भी किया कि जी इस दफा हम कराची की तरफ आएंगे, और जिसका DGICR ने भी कहा कि अगर कराची की बात भी मत करना, अगर कराची की बात की तो कराची वाले तुम्हें खुद देख लेंगे। तो वो जो ये सारा कुछ था उनका, लेकिन किस तरीके से इस मार्का हक में एंटी एक्सेस एरिया डिनायल एनवेलप जो नेवी ने क्रिएट किया 200 नॉटिकल माइल्स में समंदर के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। सर इस पे तो आई थिंक इन डेज टू कम ये केस स्टडी है, ये वॉरफेयर में पढ़ाया जाएगा कि ये जो मार्का हक के चंद दिन थे, ये इन डेज टू कम पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हैं तो चंद पॉइंट्स मेरे जहन में बार बार आते हैं। इंटरनेशनली इंडिया इज स्ट्रगलिंग, बहुत स्ट्रगल में है, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तनहा है, बहुत सारे उनके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमें हर टाइम विजिलेंट भी रहना एट द सेम टाइम। रीज़न के इस तरह का मक्कार जो दुश्मन होता है वो कभी भी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन में जा भी सकता है। ज़रा उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ भी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार कर रहा था, ऑब्वियसली जो मुल्क बहुत क्लेम्स करता रहा दुनिया के अंदर, इवेंचुअली डिप्लोमेटिक फ्रंट से हर फ्रंट के ऊपर वो बिल्कुल तनहा खड़ा हो, स्ट्रगल तो कर रहा होगा, लेकिन उस स्ट्रगल के अंदर चंद सवालात आपके और मेरे बॉर्डर से एडजेसेंट हैं, वो बड़े पर्टिनेंट हैं, वो मैं मलिक साहब की खिदमत में रखना चाहूँगा। सर हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट के अंदर ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत करीबी रहे हुए हैं, फिर वो राहें जुदा होती भी हमने देखी कि 8 मंथ्स वो राहें कैसे जुदा हुई हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द मेन रीज़न सर, इस पे क्या हुआ था? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आज के दौर में, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग सेड, बट देखिए पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, सर मैं थोड़ा सा एलाबरेट कर दूँ, मैं क्वेश्चन ही अपना थोड़ा सा एलाबरेट कर दूँ। सिर्फ इसलिए कि हाइप बहुत बनाई जाती रही राइजिंग इंडिया की, लेकिन हकीकत क्या आती है, आई थिंक जब वो दुनिया के सामने एक्सपोज हुए तो फिर पूरी दुनिया के सामने एट वंस एक्सपोज हो गए। सो जहाँ वो क्लेम भी करते थे कि हमारा एलाय, हमारा दोस्त, हमारा फ्लां, वो सब के सब एक साइड पे होकर हिंदुस्तान अकेला दुनिया के सामने एक साइड पे खड़ा होता। दैट वाज माय क्वेश्चन, जस्ट वांटेड टू एलाबोरेट दैट। जी बिल्कुल सही है। देखिए मेरी नज़र में, देखिए पाकिस्तान की, जैसे हमने पहले सेगमेंट में बात की कि पाकिस्तान, देखिए किसी भी मुल्क को जब आप ग्लोबली देखते हैं तो उसकी 3 अहम चीज़ें होती हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक आपकी ऑब्वियसली जो मिलिट्री माइट है या हार्ड पावर जिसे हम कहते हैं, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सॉफ्ट पावर, यानी आपका जो ग्लोबल इमेज है वो आपकी हार्ड पावर से समहाउ कनेक्टेड होता है। हमने जब हमारे पे जब जंग मुसल्लत हुई, जिस तरह से हमने उसको रिस्पॉन्ड किया, उसके दो फ्रंट्स थे, एक तो हमने मिलिटरीली किया और दूसरा हमने डिप्लोमेटिकली भी किया। आपने देखा कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका एक डेलीगेशन तैयार किया गया जो दुनिया भर के कैपिटल्स में गया, वॉशिंगटन में गया, इवन यूरोप में गया, तो उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि दिस पीपल आर यूनाइटेड। पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव परसेप्शंस थी उनको ऑफसेट करने में उसका बहुत कलीदी किरदार था। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को एस्टैब्लिश करने के बाद जब पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह से देखे जाना लगा। पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान को जब देखते थे तो ग्लोबली कभी वो एफ पैक कहते थे, कभी वो साउथ एशिया का उसको पार्ट कहते थे, कभी मिडिल ईस्ट, लाइक इट वाज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज, टैलेंट्स, हमारी जो अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उसको समहाउ डाइल्यूट कर दिया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेसी के सेंटर स्टेज में। मैं समझता हूँ इसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट हमारी इस जंग में फतेह के बाद जब हमारे फील्ड मार्शल साहब का विजिट हुआ वाशिंगटन और वहां पे उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, दैट वेरी इंपॉर्टेंट लंच दैट ही हैड, मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है। देखिए राय साहब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि देखिए हम अमेरिका को पसंद करें या ना करें, आप पहले भी फरमा रहे थे एंड आई एग्री विद यू कि अमेरिका इज अ रियलिटी, वो एक सुपर पावर है और उसकी जो दुनिया में एक प्रेजेंस है मेरी नजर में अभी भी है और रहेगी भी। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ एनालिसिस करते हैं कि अमेरिका जो है वो
इट्स ऑन इट्स वे आउट, ऐसा नहीं है मेरी नज़र में, विदाउट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड ऑफ अमेरिका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पास्ट में हमारी कुछ सर्द मोहरी रही है हमारी रिलेशनशिप जी, में। आते आपको रहे याद program, होगा yes. कुछ साल पहले तक तो टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस भी नहीं हो रही थी। Yep. तो अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप मेरी नजर में इस वक्त बेहतरीन है अमेरिका के साथ। उससे बढ़ के ये कि हमने एक तरह से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी चाइना की रिलेशनशिप को। तो दोनों हमारी बरकरार हैं, बेहतर हैं, और एक डिप्लोमेटिक इक्विलिब्रियम हमने जो है वो बरकरार रखा हुआ है। ये मैं समझता हूं बहुत से दोस्त जब ये कहते थे कि आप अमेरिका के करीब इसलिए नहीं जा सकते, यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ हमारे लीडरान ये कहते थे कि हमारी रिलेशनशिप इसलिए वहां पे इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज हम चाइना के करीब हैं। और हम हमेशा ये कहते थे ये कोई रीजन नहीं है। यू इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद अमेरिका एंड इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद चाइना। इनफैक्ट आप दोनों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं जो आज हो रहा है। तो साकिब साहब, ये वो चीज है जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल रिकग्निशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई है। और इंडिया का जहां तक आपने सवाल किया, मैं तो ये कहूंगा कि वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड भी हैं और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। आई थिंक हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान एक क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है। हमें हमेशा माजी में कहा जाता था कि एक पेज पे हैं सब लोग, लेकिन हमें पता होता था कि ये एक बात है, क्लीशे है, शायद प्रोवर्ब है जो कहा जा रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वाकई ये जो है ना वर्किंग रिलेशनशिप हमारी पॉलिटिकल और हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान में है, ये बहुत पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग के लिए और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए हमारी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप शुड बी ऑन द सेम पेज, लाइक they are on the same page, they are on the same page। एक पॉलिटिकल डिबेट तो है। एक सेकंड दीजिएगा, कुछ लोग इसको जरा नेगेटिव लेते हैं, कहते हैं जी हाइब्रिड निजाम है, ये है वो है। जो कुछ भी है, दिस इज द राइट वे टू गवर्न अ कंट्री व्हेन वी आर यूनाइटेड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। नहीं सर, यहाँ पे हमारे तो वजीर दिफा ओनरशिप लेते हैं हाइब्रिड निजाम की। ख्वाजा साहब की मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, वो तो ओन करते हैं। अच्छी बात है अगर लेते हैं, इट्स बेटर टू डू सो। ख्वाजा साहब तो ओन करते हैं इसको। प्रोफेसर साहब, यहाँ पर एक नुक्ता जिसकी आपने भी थोड़ी देर पहले निशानदेही की, सर बॉर्डर्स तो चेंज नहीं किए जा सकते, हमसाये तब्दील तो नहीं किए जा सकते, मोहतात रहा जा सकता है, हमेशा अच्छे की ख्वाहिश की जा सकती है, अमन की ख्वाहिश की जा सकती है। हमारी हमेशा से ख्वाहिश माजी में भी यही रही, आज भी यही रहेगी और ऑनवर्ड्स भी यही रहेगी। सर ये ईरान वाला मामला चले, पाकिस्तान के मामला बहुत अच्छे हैं, फिर अनफ अल्लाह के करे कि ऐसे ही बहुत अच्छे चलते रहें डेज टू कम। अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला माजी में बहुत अच्छे थे, फिर अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया क्या करता रहा, पाकिस्तान के बॉर्डर्स को लेकर छेड़छाड़ होती रही। ये सर ऐसे निज़ाम चलता रहेगा या दुनिया को एक वक्त जिस तरह हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ है कि पूरा मैकेनिज्म के पूरी प्रॉक्सी वॉर भी एक्सपोज हो चुकी है और इसके ऊपर दुनिया कान धरेगी? सर देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, इंटरनेशनल रिलेशन में पावर पॉलिटिक्स बहुत देर से चल रही है और आइंदा भी चलती रहेगी। अगर कोई भी कौम अपने ऊपर इन्हिसार कर रही है, चाहे दिफाई लिहाज से हो, इकनॉमिक लिहाज से हो, सियासी लिहाज से हो, तो वो कुव्वत हासिल कर सकती है। और वो कुव्वत अगर तो बारोड सिक्योरिटी है, जो इस वक्त दुनिया में एक आम रिवाज चल रहा है, जिसका आपने भी मुलाहिजा किया मशरक़ वस्ता में कि बारोड सिक्योरिटी कभी भी आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। लिहाजा भी कर्नल आबिद साहब जो कह रहे थे ना कि हमारे ऊपर इतनी सैंक्शंस लगी हैं 1960s से, और मैं समझता हूं कि दीज आर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब भी कोई हम पे सैंक्शन लगती है, हम एक नई इनोवेशन कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अगर आप देखें, सैंक्शन का नतीजा थी। PS कामरा देखें, सैंक्शन का नतीजा थी। अमेरिकन F-16 पे पाबंदियां लगी, हम चाइना की तरफ चले गए। तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमें मिलती रही हैं। लेकिन देखें, टेक्नोलॉजी हर किसी के पास होती है, उस टेक्नोलॉजी को बेस्ट यूज करना सबसे बड़ी बात है। राफेल इस वक्त 4.5 क्या कहते हैं जनरेशन का एयरक्राफ्ट था, लेकिन इंडिया उसको नहीं चला सका, जबकि हमारे पास जो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने JF-10 के जरिए इंडिया के नाको चने छपवा दिए। और ये मैं समझता हूं कि आपने जैसे यकीन माने अब कोई नहीं मजाक उड़ाता सर, अब नहीं मजाक उड़ाता कोई। बिल्कुल। अभी आपने जैसे कहा था कि ये मिलिट्री एकेडमीज में ये जंग पढ़ाई जाएगी। देखें, अगर आपको याद हो, जैसे अभी मैसेज जावेद साहब ने भी कहा था कि जब DG ISPR की तकरीर हुई थी या इंटरव्यूज हुए थे, तो एयरफोर्स वालों ने क्या कहा था। देखें, ये ऐसी डॉग फाइट थी जो 90 मिनट्स जारी रही कि 6-7 जहाज तो गिरा दिए,
लेकिन अगर आपको मालूम हो, जब हम इसको पढ़ेंगे मिलिट्री एनल्स में, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के टारगेट पे या पाकिस्तान के कितने रडार पे लॉग तकरीबन थे प्लेन? 90 जहाज थे, जीएसए और जीएसए। हम मार सकते थे उसको। हम्म। एयरफोर्स ने उसको नहीं मारा। हम्म। और फिर आप ये देखिए कि एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा समझ जाएं हमारे नाजरीन तो अच्छी बात है, कि जो एस्केलेशन लेडर है ना, वो हर हिम्मत, हर क्रॉस कर चुका था। और आखिरी लेडर जो थी वो न्यूक्लियर थी। और जिसके बाद आपको भी पता है, हमें भी पता है कि तबाही इस वक्त सोशल मीडिया पे कितनी मेमिक्स आ रही हैं पूरी दुनिया की कि तबाही की। अल्टीमेटली मोदी साहब को फोन करना पड़ गया अमेरिका को कि खुदा का वास्ता इस जंग को बंद कराएं, वरना तो हमारा तो, मेरा ख्याल अगर एक दिन और जंग जारी रहती तो तो इंडिया सर के ये जो जितने भी स्ट्रेटेजिक 6 से एसेट थे। 12 का नंबर जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, ये शायद 12 से 50 का हो चुका होता, फिर यही होता ना फर्दर, इसमें फर्दर जी, दैट वुड हैव हमने बीन द देखिए नंबर। पाकिस्तान बिल्कुल जैसे आपने भी कहा, एम्बेसडर साहब ने भी कहा है कि हम एक अमन पसंद मुल्क जी हैं। हम हमेशा जंग जो है वो डिफेंसिव तौर पे इख्तियार करते जी हैं। ऐसे। लेकिन जब आप अगर ये समझेंगे कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खासा कमज़ोर है या जवाब नहीं दे सकता, ये बिल्कुल अब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे पाकिस्तानी नेवी है, पाकिस्तानी एयरफोर्स है, पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन है, ये यकजान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फेयर इनफ। दुश्मन जब भी हमें ललकारेगा, हम इसका पर सर मैं भरपूर जवाब ब्रेक के देंगे। बाद वापस आता हूं, तो ये जो नई आइडेंटिटी है, नई जैसे नई डायरेक्शन में हमारी मौजूदा लीडरशिप फील्ड माशाल्लाह से मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, जो नई डायरेक्शन में कौम को और मुल्क को डाला है, बड़ा क्लीन से टारगेट्स, यहाँ मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग बिंग पाकिस्तानी, मुझे टारगेट्स बड़े क्लीन से नज़र आते हैं। एक प्रॉस्परस पाकिस्तान, एक पुरअमन पाकिस्तान, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए काम भी है, उसके लिए मेहनत भी है, वक्त भी दरकार है, हम सबको इकट्ठे काम करना है उसके ऊपर। उस पर बात करेंगे कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल टारगेट्स और हम कितना अचीव कर सकते हैं इन डेज टू कम। यही हमारा जो सॉफ्टवेयर इमेज है, इसको लेते हुए हम दुनिया में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर ज़रा बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले अर्ज़ कर रहा था कि व्हाट वी हैव अचीव्ड सो फार, इसको मटेरियलाइज करना, पाकिस्तानियों की, आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी आसान करना और ऑफ कोर्स अपने बॉर्डर्स को हमेशा के लिए इंशाल्लाह सिक्योर रखना, ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे क्योंकि बॉर्डर्स इस तरह के हैं हमारे हमसाये, तो चेंज नहीं कर सकते। बट बिफोर दैट हमें ज्वाइन किया बुशरा अंजुम भट्ट साहब, मैंने सेनेटर हैं PMLN की, एंड वो इंटरनेशनल डेलीगेशन हमारा एक जो इस मार्का हक के बाद पूरी दुनिया में गया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, शी वॉज पार्ट ऑफ दैट। सेनेटर साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जी 1 साल मुकम्मल हो गया मार्का हक को, आज हम वो पुरानी यादें भी लिए बैठे हैं और फ्यूचर चैलेंजेस क्या है उन पर भी बात कर रहे हैं। जब आप दुनिया का ट्रैवल कर रही थी, पाकिस्तान की अचीवमेंट्स और पाकिस्तान का नैरेटिव दुनिया के सामने रख रही थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या वेलकमिंग थी दुनिया हमारे नैरेटिव को लेकर, हमारी पहचान को लेकर? देखिए, आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी वेयर पाकिस्तान एक्चुअली got the opportunity to rebuild its narrative. पाकिस्तान को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अपने नैरेटिव को दुनिया के आगे रखता, अपने जो उसका इमेज बन चुका था आफ्टर 9/11 और जो प्रोपेगेंडा इंडिया ने मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू और जो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू हमेशा अनरेस्ट, पाकिस्तान वाज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ टेररिस्ट स्टेट। और फिर जब हम ये मौका मिला, हमारी अस्करी क़यादत ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम की वजह से जो हमें जीत हासिल हुई, उसको लेके जब हम डिफरेंट ममालिक में गए, ख़ास तौर पे जब हम UN में गए और हमने अपना केस प्लीड किया रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, तो लोगों ने इट वाज एन आई ओपनर फॉर अदर्स एज वेल, बिकॉज यू सी हम जीत के आए थे, एंड देन अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट peace with responsibility. So it was a very welcoming gesture that we received from the world, because जो Indian delegation भी side by side हमारे साथ वहीं पे दौरा कर रही थी जी, तो उनका जो भी information थी that was not factual, वो it wasn't based on any kind of fact, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जीत के साथ साथ हमारे पास proof भी था। So the world was more open to hear what we had to say. तो it was a very proud moment, और मुझे लगा कि उस टाइम पे we all हम पाकिस्तानी सब यूनाइटेड हो गए अंडर वन फ्लैग, और हर किसी ने अपना रोल अदा किया था, चाहे वो हमारे यंगस्टर्स हों जो कीबोर्ड वॉरियर्स थे, चाहे हमारे मीडिया पर्सनल हों, चाहे हमारी अस्करी क़यादत, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप, सब ने अपने डिफरेंसेस को साइड पे रख के यूनाइटेड फ्रंट शो किया। तो it was a feeling of being proud of our country and
बुशरा साहिबा, फ्रॉम दैट टू इस्लामाबाद टॉक्स तक का सफ़र तकरीबन वो भी एक ही साल का बनता है टेन्योर, चंद दिन ही कम होंगे, चंद हफ्ते ही कम होंगे। डोंट यू थिंक सो हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अचीव किया बदन नैया? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने आपसे कहा ना, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। और ये पूरा साल पाकिस्तान को बहुत सारे मौके मिले और पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड वेरी वेल, डिप्लोमेटिकली एज वेल, पॉलिटिकली एज वेल। और आज जहां हम खड़े हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हम इन माय लाइफ टाइम आई हैव नेवर सीन पाकिस्तान इन सच गुड लाइमलाइट। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो डेफिनेटली this has been a journey uphill। और ये पूरे साल में आप देखते हैं slowly and steadily पाकिस्तान has created a name for itself। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है और जो हमारी आगे जनरेशन के लिए for generations to come this will be the history where they will see it will be Pakistan's turning point। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सेनेटर साहिबा, थैंक यू। एम्बेसडर साहब, ये शी वाज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन जिन्होंने दुनिया में रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को एट दैट टाइम। सो आई वाज वेरी इंट्रीग्ड टू नो के एट दैट टाइम लोगों ने क्या, आगे से उनके तासुरात क्या थे। ऑब्वियसली ये एक परसेप्शन तो अनफॉर्चुनेटली बिल्ड हुई थी क्योंकि इंडियन प्रोपेगेंडा बहुत स्ट्रॉन्गर था बिफोर मार्के हक, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा करते थे वो लोग। सर, अब जो अचीव कर चुके हम डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर, इसको एंड ऑफ द डे आम पाकिस्तानी पूरी कौम को पैरों पे खड़ा करना, इकॉनमी को बेहतर करना, वो चैलेंजेस हैं। अब एक नई शनाख्त के साथ जब दुनिया के सामने पाकिस्तान जाते हैं तो ऑब्वियसली चैलेंजेस कम हैं, हमें लोग बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, बेहतर तरीके से हमसे बात कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ला सकते हैं। सर, हम श्योर के लोगों से आपकी बात होती होगी, अब चीज़ें आसान दिखाई दे रही हैं आपको? जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, देखिए कि ऑब्वियसली मेरी नज़र रही है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जर्नी पे भी एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिकल साइंस। मैं बिफोर आई बिकेम एन एम्बेसडर, मेरा ताल्लुक मीडिया से भी रहा है, तो मुझे इत्तेफाक हुआ है चीज़ों को करीब से देखने का। मैं समझता हूँ कि देखिए 80s का जो टाइम था उसको हमने काफ़ी हद तक पोलराइजेशन में वेस्ट किया। फिर 9 कुछ स्टेबिलिटी रही, लेकिन फिर हमारे यहाँ जो है ना एक डिप्लोमेटिक जो हमारी पॉलिटिकल जर्नी है, डेमोक्रेटिक जर्नी थोड़ी सी डीरेल होती थी, फिर वापस आती थी। फिर हमने जो पिछले कुछ साल 10 गुजारे, अनफॉर्चुनेटली द कंट्री सॉ अ लॉट ऑफ पोलराइजेशन। मैं समझता हूँ उसने हमें इंटरनली भी डैमेज किया और एक्सटर्नली एज एन एम्बेसडर, एज समबडी हु लिव्ड ओवरसीज आल्सो, मैं देखता था कि हमारे यहाँ से जो मैसेजिंग आ रही होती थी, बिकॉज हमारी आजकल सोशल मीडिया है, जी, एक सेकंड में चीज दुनिया तक पहुंच जाती है। जो हमारी इंटरनल डिफरेंसेस थी राय साकिब साहब, वो जो होती थी वो दुनिया में एक बहुत नेगेटिव तासुर देती थी हमें। तो हमने, और इसी का गालिबन एक्सप्लॉइट करने के लिए जो कल डीजी ISPR चौधरी साहब ने जब ये कहा, तो मैं बिल्कुल उससे रिलेट कर रहा था। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक ही टच्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि जब दुश्मन ने देखा कि ये उनको लगा, और ये गलत नहीं था, दुनिया में फील हो रहा था इस तरह कि जिस तरह से हम बिल्कुल ही खुदा ना खास्ता आपस में दस्तो गरेबा हो चुके हैं, उन्होंने भी उसका फायदा उठाना चाहा। सर, पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हर मुल्क के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, पाकिस्तान के आज भी हैं, माजी में भी थे, फ्यूचर में भी होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉर्डर्स की कोई बात आएगी या पाकिस्तान की शनाख्त या पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात आएगी तो वहां पर कोई डिवीजन रहेगी। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एवर। दैट्स द स्पिरिट, एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू। यही वो स्पिरिट है अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इजहार आपने किया। ये हमारे अवाम में जो है ना वो जनरेट हुई फीलिंग, दैट वाज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे हमारी मुल्क जो है वो यूनिटी की तरफ बढ़ा। वंस वी आर यूनाइटेड बिहाइंड आवर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, मैं समझता हूँ कुछ शायद हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज इस सारे हिस्से का हिस्सा ना हो, आई थिंक उनको भी मजीद एफर्ट अभी दुनिया में हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन US एंड ईरान। तो हमारे यहाँ भी जो है उनको भी हमें चाहिए, हम आपने पूछा ना कि आप इस सारी सक्सेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी गवर्नमेंट की है, वो अपने आप को डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन अल्टीमेटली द कॉमन मैन की जिंदगी को भी तो इम्प्रूव करना है। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो हमने एक कैपिटल हासिल किया है दुनिया भर में, इसको अब हमने ट्रांसलेट करना है इनटू डोमेस्टिक डिलीवरी फॉर आवर कॉमन मैन, इकोनॉमिक साइड पे हो, और उसका भी मेरी नजर में रास्ता यूनिटी से होके जाता है। चैलेंज तो है, यूनिटी इज द वे आउट। एम्बेसडर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए कि अल्लाह करे कि इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहें।
हम पॉजिटिव चीज़ें अपने नाजरीन तक लेके आते रहें कि आज हम जब ये इन अचीवमेंट्स की बात करते हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की बात करते हैं, गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो आइंदा शोज़ के अंदर मैं आपको ये भी बता सकूँ कि महंगाई बहुत कम हो गई है, हमारे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है पाकिस्तान में, हालात वाक़यात बेहतर हो रहे हैं। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत पॉजिटिव हूँ। बिकॉज मार्का हक से लेके आज के दिन तक की जो अचीवमेंट्स हैं, ये भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। बीइंग पाकिस्तानी हम जो चीज़ें फोरसी कर रहे होते थे, जिन पे बात कर रहे होते थे, उससे बहुत ज़्यादा है। सो इन डेज़ टू कम एक फाइनेंशियली साउंड पाकिस्तान कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा टारगेट है। इंशाल्लाह आप और मैं, हम 25-26 करोड़ पाकिस्तानी सब मिलकर ये अचीव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।